नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके पूर्व जो पढ़े थे थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेंगे, तब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली बार कंपनी को भारत में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों को करने की अनुमति मिली थी। दूसरा कार्य हुआ था इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1774 में, और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश सर एलिजा एम्बे बने थे। उसके बाद में 1781 में एज ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट को इसलिए लाया गया जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 का एज ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया। उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लाने के साथ ही भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ हो जाता है। यह द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन यह होता है कि भारत में व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है तथा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। यह चार्टर एक्ट नियंत्रण के साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है जो भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी को 20 साल के लिए अनुमति मिल जाती है और कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति मिलती है तथा अन्य व्यापारिक मामलों को बंद करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है और भारतीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है जिसमें मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया जाता है और 1854 में मैकाले समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद में 1853 का चार्टर नियम आता है। यह अंतिम चार्टर नियम आता है जिसके द्वारा नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त किया जाता है और भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आईसीएस की परीक्षा कराई जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के चलन की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। आइए अब शुरू करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम। देखिए, सबसे पहली बात इसमें जो होती है वह होती है इसके पहले 1857 की क्रांति हो जाती है। जो ये 1857 का विद्रोह होता है, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपनी के शासन को सीधे ताज के शासन के हवाले कर दिया जाता है। अब भारत में ताज के प्रशासन की शुरुआत होती है। पहली बात, भारत में ताज के प्रशासन की शुरुआत होती है। जब ताज के प्रशासन की शुरुआत होती है तो यह ताज का शासन है, यह ताज का शासन मीन्स महारानी विक्टोरिया का शासन भी कहते हैं इसको। दूसरी बात में इसमें सबसे बड़ा काम यह होता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। सबसे बड़ा काम इसमें होता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वायसराय कर दिया जाता है तो सवाल उठता है कि भारत का पहला वायसराय
कौन बनता है? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके इलाहाबाद में सुनाया था। घोषणा पत्र एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कौन पढ़ करके सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में पढ़ करके सुनाया था। ध्यान रखिएगा, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भारत में जब ताज के प्रशासन की शुरुआत हो जाती है, तो जाहिर सी बात है, जब ताज का प्रशासन की शुरुआत हो जाएगी तो भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की क्या हो जाएगी, यह पूरी तरह से सेंट्रलाइज कहाँ हो जाएगा? ताज की तरफ हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया की तरफ हो जाएगा। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। आपसे सवाल में कई बार जब पूछा गया है कि भारत में व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए किया गया था वो कब समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। जब ये दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तो भारत में द्वैध प्रशासन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो भारत में द्वैध शासन का अंत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में द्वैध शासन का अंत कब होता है? यह 1858 में होता है। और यह आया कब था? यह 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। उसके बाद में जब द्वैध शासन का अंत हो जाता है, उसके बाद में भारत में एक नए पद का सृजन कर दिया जाता है जिसे भारत के सचिव का नाम दिया जाता है। इसमें एक नए पद का सृजन कर दिया जाता है, नए पद का सृजन कर दिया जाता है जिसे भारत सचिव कहते हैं, जिसे भारत सचिव कहा जाता है। और यह जो भारत का जो सचिव के पद का सृजन किया जाता है, यह किसके प्रति जवाबदेह होगा? यह ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा। यह किसी के प्रति जवाब नहीं दे होगा, यह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब यह भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है तो भारत के प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसके पास आ जाएगी? यह भारत सचिव के पास आ जाती है। और जब यह जो भारत का सचिव होगा, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो भारत का सचिव होगा यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। कौन? जो भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया वो महारानी विक्टोरिया के द्वारा यानी ताज के शासन के द्वारा इसका गठन किया गया। उसके बाद में यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ध्यान रखिएगा, यह भारत के सचिव जो जिसका गठन किया जाएगा यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यह संसद के प्रति यानी ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा? यह उत्तरदायी होगा। इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? इसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति होगा, संसद के प्रति होगा। ध्यान रखिए। और ये जो भारत सचिव था इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। 15 सदस्यीय जो भारत सचिव है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद की गठन की जाती है। 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाता है, एक परिषद का गठन किया जाता है। और जो एक परिषद होती है यह प्रशासन में सहायता एवं परामर्श देती है, प्रशासन में सहायता एवं परामर्श देती है। किसको सहायता परामर्श देती है? यह भारत के सचिव को। ध्यान रखिएगा और समझ लीजिए फिर से इसको। 1858 का ये जो भारत शासन अधिनियम आता है इसको ताज का शासन भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत महारानी विक्टोरिया करती हैं जो इंग्लैंड की महारानी होती हैं। वह एक घोषणा पत्र जारी करती हैं जिसको सुनाता कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ सुनाता है? इलाहाबाद में सुनाता है। और जो घोषणा पत्र है इसको मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारा जाता है।
उसके बाद में भारत में जो द्वैत शासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होती है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह जो व्यापारिक मामलों के लिए था, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। यानी भारत में द्वैत शासन का अंत हो जाता है। जब भारत में द्वैत शासन का अंत हो जाता है, उसके बाद में एक नए पद का सृजन करता है लॉर्ड कैनिंग। वह जो नया पद का सृजन होता है, यह जो नया पद का सृजन किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से, यह महारानी विक्टोरिया करती हैं और इस पद का नाम भारत सचिव के नाम से नए पद का सृजन होता है, जो एक ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता है और यह इसका जो उत्तरदायित्व होता है यह ब्रिटिश संसद के प्रति होता है और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाता है जो सहायता और परामर्श देती है किसको, भारत सचिव को। और भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदल करके एक वायसराय कर दिया जाता है, जो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। इतने सारे कार्य 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा होता है। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या किया गया? इसमें सबसे पहली बात यह की गई, सबसे बड़ा काम किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात कि जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही है कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और जो विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। पहला कार्य किया गया, गवर्नर जनरल की विधायी कार्यों में भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। सबसे बड़ा काम यह था। और जब भारतीयों को शामिल किया जाएगा तो गवर्नर जनरल के कार्य को क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। यानी गवर्नर जनरल के कार्यों को फैला दिया गया। 2 रुपए यानी भारतीय भी क्या हो गए, अब इसमें शामिल हो गए। दूसरा कार्य यह था कि प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण करने की शक्ति को पुनः प्रदान कर दिया गया। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों को विधायी निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। विधायी निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। ये कौन कौन से प्रांतीय विधान परिषद थे जिनको विधायी निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई? वह थे बम्बई और मद्रास। दोनों को पुनः विधायी शक्ति यह प्रदान की गई कि वह लोग अपने यहाँ विधि निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। जिसमें
विधि विशेषज्ञ के रूप में, विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य नियुक्त किया गया, 5वां सदस्य नियुक्त किया गया, जिसमें विधि निर्माण के लिए 5वां, इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य, न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्यों की नामांकन करने की शक्ति प्रदान की गई। नामांकन करने की शक्ति प्रदान की गई। यह जो नामांकित सदस्य होते थे, यह आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। ध्यान रखिएगा, नामांकन करने वाले में आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। आधे सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। कैनिंग ने 1862 में, कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति की थी। ये 3 भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला भारतीय था पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह। दूसरे बनारस के राजा, बनारस के राजा साहब थे देवनारायण सिंह। बनारस के राजा देवनारायण सिंह। तीसरे थे सर दिनकर राव, तीसरे थे सर दिनकर राव। ध्यान रखिएगा, कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को शामिल किया था। यह 3 भारतीय जो थे, यह 3 भारतीय सबसे पहले पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे, दूसरे बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे, तीसरे सर दिनकर राव थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली, भारत में विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंट सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डिपार्टमेंट आज बनाए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट, यह सारे डिपार्टमेंट की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। इसीलिए भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ध्यान रखिएगा, कैनिंग ने अपने लिए ही उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब बंगाल में नए परिषदों की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा अगर आप कह सकते हैं तो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब बंगाल में नए परिषदों की स्थापना की गई थी। और सबसे खास बात, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट काम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी प्रदान करने की शक्ति दी गई, प्रदान करने की शक्ति दी गई, जो अधिकतम 6 माह तक सीमित थी, जो अधिकतम 6 माह तक कार्यरत थी। ध्यान रखिएगा, जो अध्यादेश जारी कर सकता था उसकी समय तिथि 6 माह तक थी।
वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।